हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो ये हम लोग का जो वीडियो रहेगा प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि इस अध्याय का पहली प्रश्नावली जो थी 3.1 उसे हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग प्रश्नावली 3.2 जो है इस भाग में या इस वीडियो में प्रयास किया जाएगा कि पूरी की पूरी जितनी प्रश्न हैं उसको हम लोग इसी भाग में कंप्लीट कर दें। देखते हैं अगर 1 घंटे में कंप्लीट होता है तो हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से जो है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस पूरी प्रश्नावली में हम लोग जो विधि प्रयोग करेंगे वो विधि है प्रतिस्थापन विधि। और परीक्षा में जो है आपको किसी विधि में बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप इसी विधि से जो है समीकरण को हल कीजिए। आपको जो विधि उपयुक्त लगती हो, जो अच्छी विधि लगती हो, उसे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, परीक्षा में जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इस किताब में जो है 3 विधि दिया है। तो पहला विधि जो है ग्राफी विधि था, तो ग्राफी विधि से तो हम लोग समीकरण को हल करना सीख लिए हैं पहले प्रश्नावली में। अब जो है हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे और जो तीसरी प्रश्नावली है 3.3 उसमें जो विधि है वो क्या है, विलोपन विधि। जो बच्चों को काफ़ी पसंदीदा वो विधि है, उसी विधि से सारे बच्चे जो है प्रश्नों को करना चाहते हैं। तो इस पाठ में जो है 2 प्रश्न हैं, पार्ट में कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं। उन तीनों प्रश्नों में आपका जो 3 प्रश्न है, इन 3 प्रश्नों को जो है हम लोग, पहला प्रश्न यहाँ पे हो गया है, अब देखना बोर्ड पे लिख दिया गया है पहला प्रश्न, और बाकी के 2 प्रश्न भी हम लोग इसी वीडियो में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे कि इसको पूरा कंप्लीट किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गंदा कर दिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहली प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है ये क्या है, कैसे है। तो लिखा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे जो समीकरण युग्म दिया है, कितना समीकरण युग्म दिया है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 के 6 समीकरण युग्मों को हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे, यानी कि कैसे इसका हल किया जाए। हम लोग ग्राफी विधि से किए थे और यहाँ पे जो है इस प्रश्नावली में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। तो पहला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण युग्म आपका दिया है x धन y बराबर 14, फिर से x माइनस y बराबर दिया है 4। ये आपका समीकरण युग्म है, 2 समीकरण का युग्म दिया है और इससे जो है हमें इस समीकरण का हल ज्ञात करना है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करने के लिए किसी एक समीकरण को लेंगे, किसी एक समीकरण को, यानी कि हम मान लेंगे जो पहला ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 को लेंगे और समीकरण नंबर 1 से हम क्या करने वाले हैं, किसी एक चर का मान निकालेंगे। किसी एक चर का मान निकालेंगे तो दूसरे के चर के पद में उसका मान आएगा। जैसे कि यहाँ पे x का हम मान निकालना चाहें तो y का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस y। तो x का मान क्या निकल कर आता है, आप बात समझ पा रहे हैं। समीकरण नंबर 1 से हमने क्या किया, x का मान निकाला, तो x का मान निकालने के लिए हमें y को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो y का हमने यहाँ पे क्या किया, पक्षांतर, तो 14 माइनस y हो गया। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 से हमने x का मान निकाला और समीकरण नंबर 2 में इस x का मान क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस y रखने पर, या लिख देंगे x का मान रखने पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 14 माइनस y रखेंगे, कहाँ पे, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में x है, तो x यहाँ पे हमें क्या रखना है, 14 माइनस y। तो यहाँ पर रख देंगे 14 माइनस y, ठीक। और उसके बाद क्या है, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा, 4। बात आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे x के जगह पे हमें क्या रखना है, 14 माइनस y। तो इस x के जगह पे हमने रख दिया 14 माइनस y, फिर माइनस y है तो माइनस y हो गया और बराबर क्या है, 4 हो गया। तो ऐसा करने से क्या होता है, x हमारा क्या होगा, विलुप्त हो गया समीकरण। अब देख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से x क्या हुआ, विलुप्त हो गया। अब उसी बात से जब विलुप्त हो गया तो यहाँ पे हम y का मान निकाल सकते हैं। तो गणित का नियम से जो है इसको हम पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे माइनस y ये हो जाएगा माइनस 2y और बराबर यहाँ पर क्या है, 4। और 14 को जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 14।
तो यहाँ पर जो है y का मान हमें निकालना है, तो -2 का पक्षांतर करना पड़ेगा। और यहाँ पे इनका हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -10, क्योंकि अधिक का चिन्ह लगेगा, अधिक में से कम घट जाएगा, तो 14 में से 4 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 पूरे का बटा ये -2 हर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है -2 एक बार में और -10 जो है 5 बार में 2 से विभाजित हो जाएगा। तो y का मान आ गया यहाँ पर 5, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चर का मान प्राप्त कर चुके हैं, y का मान क्या हो मिला है हमें 5। अब जो ये मान मिला है, अब इस मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या 2 में रखिए। तो जैसे समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी भी समीकरण में रखेंगे तो आपको यक्स का मान निकल कर आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग समीकरण 1 में ही हम रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो y का मान क्या है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में, x के जगह पे तो x रहेगा प्लस y का मान आपको यहाँ पे पता चल गया, y का मान क्या है 5, तो y का मान हमने 5 रख दिया और बराबर क्या है यहाँ पे 14। तो इस तरह से x बराबर 14 और 5 का पक्षांतर कर लेंगे तो -5 हो जाएगा, तो x का मान क्या निकल कर आता है 9। तो इस तरह से आप देखते हैं इस समीकरण का हल हम लोग कर चुके हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी कि हम लोग क्या किए, मान का प्रतिस्थापन कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। जैसे कि यक्स को जो हमने प्रतिस्थापित किया y के पद में, यहाँ पे यक्स को हमने प्रतिस्थापित कर दिया किसके पद में, y के पद में। देख रहे हैं यक्स का मान निकालें y के पद में, तो अब हमने यक्स को प्रतिस्थापित कर दिया समीकरण नंबर 2 से यक्स को प्रतिस्थापित कर दिए, और प्रतिस्थापित जैसे ही किए तो यक्स प्रतिस्थापित हो गया, तो मान किसका निकलेगा y का, तो y का मान निकाल लिए। और फिर से y को मान जो है समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर किसी में भी रखेंगे, तो 1 में हमने समीकरण नंबर 1 में y का मान रखा तो यक्स का मान निकल कर आ गया। तो इस तरह से हमें हल प्राप्त हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं अतः x बराबर हो जाएगा 9 और y बराबर हो जाएगा आपका 5। तो हमारा ये हल जो है समीकरण का हल ज्ञात हो चुका है। x का मान क्या है 9 और y का मान है 5। तो ये प्रश्न आपको, पहला प्रश्न मैं बार बार यही कहता हूँ कि पहले प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि एक प्रश्न अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से तो बाकी के सारे प्रश्न आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब पहला प्रश्न हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, प्रतिस्थापन विधि से लगा चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6, सेम टू सेम यही प्रक्रिया जो है इसी विधि से हम लोग दूसरे प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से पहला प्रश्न आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और जिनको कम समझ में आया होगा वो सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि क्या कर रहा है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इसका हल हमें करना है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ये कर दिया है कि थोड़ा इसमें जो है भिन्न रूप दे दिया है। तो भिन्न रूप दिया तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसको आप बस ध्यान से देखें। तो जैसे कि हम आपको बताए थे इसमें 2 चर का ये समीकरण है, तो 2 चरों में किसी एक चर का मान दूसरे चर के पद में हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 से हम s का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, s का मान। तो s बराबर हो जाएगा यहाँ पे जो है 3 है दूसरे पक्ष में, और t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन t। ये आप बात समझ पा रहे होंगे। समीकरण नंबर 2 से हमने क्या किया, s का मान निकाला, t को हमने इधर पक्षांतर कर लिया, किसी एक चर का हम मान निकालेंगे। तो एक चर का मान हमने s का निकाला, अब t का भी ले सकते हैं। तो s का निकाला तो s का मान क्या आ गया, 3 धन t आ गया। अब इस मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर या s बराबर 3 धन t रखने पर। अब s का मान जब रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में, तो s के जगह पे क्या रखेंगे 3 धन t, अब पूरे का बटा नीचे कितना हो जाएगा 3 धन, और यहाँ पर क्या है t/2 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने प्रतिस्थापित कर दिया है। क्या किसको प्रतिस्थापित किया, s को। s का मान हमने जो है 3 धन t यानी कि t के पद में रख दिया, तो s क्या हुआ, प्रतिस्थापित हो गया। तो इसमें जो है बस बच गया आपका क्या, एक चर बच गया t। अब उस t का हम लोग मान निकाल लेंगे। तो निकालने के लिए सबसे पहले इस भिन्न को हटा देते हैं। तो भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे, इनका लसा ले लेंगे। लसा नहीं लेते हैं, इन दोनों हरों का क्या हो जाएगा, इन दोनों हरों का जो लसा है वो कितना हो जाएगा 6। तो 6 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 6 से जब गुणा कराएंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 से 1 6 से, जब ऐसे आप गुणा करेंगे 6 से इसमें, तो 3 से 1 कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो 2 का गुणा अंश में हो जाएगा, 2 का गुणा अंश में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तियां 6 और धन कितना हो जाएगा 2t, और प्लस यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 6 को 2 काट देगा 3 बार में, तो 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा 3t, और बराबर इसमें 6 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर 6 से, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इन तीन यानी कि जो हर है पूरे समीकरण का जो हर होता है उन सभी हर का क्या लिया लसा, तो 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा 6, तो 6 से हम क्या किए हैं दोनों पक्षों में गुणा करा दिए हैं। तो इसमें 6 से गुणा होगा तो 6 को 3 काट देगा 2 बार में, तो 2 से अंश में गुणा हो गया तो 6 धन 2t हो गया। फिर प्लस इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6 को जो है 2 काट देगा 3 बार में, तो 3 से गुणा हो जाएगा ऊपर 3t हो जाएगा। फिर बराबर दूसरे पक्ष में 6 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा भिन्न जो है समाप्त हो गया, भिन्न समाप्त हो गया तो हमारे लिए आसान हो गया। 6 का हम पक्षांतर इधर कर लेंगे और ये 2t और 3t सजाती हैं, इनको जोड़ लेंगे तो 2t और 3t हो जाएगा आपका 5t बराबर 36, और ये 6 इधर आ जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा, ये 36 में 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 30, और ये 5 जो है इसके नीचे आ जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा 5, तो t बराबर हो जाएगा 5, इसको काटना है कितने बार में, 1 बार में, और ये 6 बार में, 5 6 30, तो t का मान कितना निकल कर आता है, तो यहाँ पर t का मान आता है 6, तो t का मान 6 हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। आप देख रहे हैं जिसको प्रतिस्थापित करते हैं जिसके पद में उसी का मान निकल कर आता है, तो t का मान हम लोग 6 निकाल चुके हैं। अब इसी t का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो आपका s का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में s है तो s के जगह पे s रहेगा माइनस, t का मान क्या रखना है 6 बराबर कितना है 3, तो s बराबर 6 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 3 है और 6 आएगा -6, तो इधर आके धन 6 हो जाएगा, तो s का मान निकल कर आएगा आपका 9। तो इस तरह से हम लोग t और s दोनों का मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। तो इसको लिख देंगे आंसर में, अतः x तो है नहीं, s = 9 और t = 6, ये हमारा क्या होगा आंसर निकल कर आता है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसको कम समझ में आया होगा, तो सेकंड क्वेश्चन से आप इसको समझ लिए होंगे। इसी तरह से हम पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखलाएंगे। तो क्योंकि कुछ बच्चों का कहना ये है कि सर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया कीजिए, तो हम प्रयास करेंगे कि सारे प्रश्न जो है उसको सॉल्व कराएं, कोई सिमिलर क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो अपना जो है क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें, और लगाते समय वीडियो को चलने दें और लगाएं, और लगा कर चेक करें कि क्या जो है उनका आंसर आ रहा है, करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है आप देख सकते हैं, अपने कमी को भी पहचान सकते हैं। तो हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान है, उसमें भिन्न है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें दशमलव वाला दे दिया है, फिर 5 में करड़ी दे दिया है, फिर इसमें दोनों समीकरण युग्म को भिन्न कर दिया है। तो ये सभी के सभी यानी कि भिन्न भिन्न रूप में दिया हुआ है, मतलब समीकरण युग्म है। इसको हल किया जाएगा तो सारी चीज़ें आप उसको समझ पाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं 3x - y = 3 और 9x - 3y बराबर क्या हो गया 9। तो इसमें भी वही प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी एक चर का मान निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3y को पक्षांतर कर देते हैं, y का मान ही निकाल लेते हैं। तो जैसे 3x को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा -y बराबर, इसको हम लोग नीचे लिखने का प्रयास करेंगे, नीचे लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने 3x को पक्षांतर करने का प्रयास करना है, तो यानी कि -y बराबर हो जाएगा 3, और इधर जो है आपका 3x आएगा तो -3x हो जाएगा। आपको पता है कि सामने अगर माइनस है तो सबका चिन्ह क्या करेगा, बदल देगा। तो यानी कि सब दोनों पक्षों का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो y बराबर हो जाएगा, ये धन हो जाएगा तो 3x लिख लेंगे, धन 3x, और ये -3 हो जाएगा तो -3 को बाद में लिख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि y का मान जो है 3x - 3 के रूप में निकल कर आता है। अब इसी y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 2 में y बराबर लिख देंगे, y बराबर 3x - 3 रखने पर, यानी कि हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित। तो प्रतिस्थापित करेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 9x जैसे वैसे रहेगा -3, और y की जगह पे आपको क्या रखना है, y यहाँ पर है 3 का गुणांक है y, तो y की जगह पे आप रखेंगे 3x - 3 और बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार जो है 9x, अगला लाइन हमारा 9x - 3 का इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 3 3 के 9x और -3 3 के 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे माइनस का गुणा होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा ये। अब आप देख सकते हैं कि 9x से 9x खत्म हो गया, यानी कि 9 बराबर क्या हो गया 9। तो इस तरह से जो है दोनों के दोनों चर जो है क्या हो गए, प्रतिस्थापित हो गए। दोनों चर प्रतिस्थापित हो गए तो इस तरह से हमें x का मान निकल कर आया ही नहीं, दोनों का नहीं निकल कर आया। तो इस कंडीशन में जब ऐसा हो जाए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए और चर क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए दोनों पक्षों से, तो इस कंडीशन में जो है ये दोनों समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, समपाती हो जाएंगे। तो समपाती हो जाएंगे तो क्या है, इनका अनेक हल है। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y बराबर 3x - 3 के लिए जो है अनेक हल मिलेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है, अतः y बराबर 3x - 3 के लिए समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो क्या हो जाएगा, ये अनेक हल होगा। किसके लिए, y बराबर 3x - 3 के लिए क्या होंगे, अनेक हल होंगे। जब भी यानी कि ये कट जाए, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए और कट जाए, तो ऐसा कंडीशन होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर है। 4 में आप देख रहे हैं कि पॉइंट वाला दिया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को और शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि और लोगों का भी फायदा हो जाए। तो समीकरण नंबर 4 यानी कि समीकरण युग्म जो है 4 नंबर के समीकरण युग्मों को देखा जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही प्रक्रिया अपनाने वाले हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से भी ही इसको हल करने वाले हैं। हम आपको पूरा प्रश्न इसलिए बता रहे हैं ताकि प्रतिस्थापन विधि आपको दिमाग में छप जाए, यानी कि आप उस विधि को अच्छे से सीख लें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से किसी एक चर का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो इसको हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 0.2 सॉरी हम नीचे लिखेंगे, समीकरण 1 से 0.2x बराबर, इनको हम इस पक्ष में लाएंगे तो यानी कि 1.3 है, इसको इधर लाएंगे तो -0. क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हमने इनका पक्षांतर इधर किया तो यहाँ पे इस पक्ष में केवल 0.2x बचा, और ये इधर आकर क्या हो जाएंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे। अब x बराबर हो जाएगा 1.3 बटे, ये इसके पूरे का बटा हो जाएगा, ऐसे हम कर दे रहे हैं 0.3y, और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 0.2। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं x का मान जो है निकल कर आता है y के पद में। अब y के पद में निकल गया। अब इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर यहाँ पर यानी कि समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो लिख दिया जाएगा, इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। आपको पता है कि ये 1.3 बटे 0.2 और -0.3y बटे 0.2, इसका ये रूप भी हो सकता है, यानी कि हर जो है बांट देंगे तो दोनों पदों का हर हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 13/2, क्योंकि एक अंक दशमलव है तो दोनों अंश और हर दोनों से दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका y। तो इस तरह से हम लोग x का मान जो है इस रूप में प्राप्त कर चुके हैं। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से ही तो मान निकाले हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 से हमने क्या किया है, एक चर का मान निकाला, तो फिर से आप इसको 1 में रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 में नहीं रखना है। 1 से निकाले हैं एक चर का मान, तो दूसरे वाले समीकरण में इसका मान को प्रतिस्थापित करें। तो लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 13/2 माइनस 3/2y को रखने पर तो चलिए रखते हैं। तो 0 कितना है 4, और कोष्टक में हो जाएगा बटे, x का मान क्या रखना है, x बराबर हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2y और धन
0.5 y बराबर हो जाएगा 2.3। तो इसका जो है यहाँ पे हम लोग दशमलव क्या करेंगे, दशमलव हटा दे ताकि आपका जो है कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो दशमलव जैसे ही हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4/10। अब मैथ जानते होंगे तो इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक स्थान दशमलव है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 13/2 माइनस 3/2 और y, फिर धन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5/10 y बराबर, इसको लिख सकते हैं 23/10, क्योंकि एक एक स्थान दशमलव है तो इसलिए उसका हर जो है 10 लग जाएगा, दशमलव हटेगा तो इनका जो है हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये जो है आपका कट जाएगा 2 बार में, 2 से और कितने बार में, 5 बार में। तो यानी कि 2/5 का गुणा जब इसमें करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा 13/5। बात समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे माइनस इनका गुणा जब किया जाए 2 से 2 कट गया तो यानी कि हो जाएगा 3/5 y और धन यहाँ पे ये कट के जो है 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 1/2, 5 से कट जाएगा ये, और हो जाएगा आपका y बराबर ये 23/10 नहीं कटेगा, जैसे वैसे रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 13/5 ये अंक है, और ये जो है आपका चर वाला पद है। तो चर वाला पद दोनों जुड़ेगा, तो चर वाला पद दोनों जुड़ेगा तो अगले लाइन से यहाँ पे ऊपर हम लोग देखेंगे, इनका पक्षांतर हम लोग इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे -3/5 y और धन 1/2 है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग घटाएंगे। हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, क्योंकि प्लस माइनस है तो अधिक का चिन्ह लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं 3/5 और 1/2 में कौन बड़ा है इन दोनों में, क्योंकि जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा और बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। तो गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ये 5 एकम 5। तो आप देख रहे हैं ये वाला बड़ा है, तो 3/5 बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, अधिक का चिन्ह, और अधिक में से कम को क्या करेंगे, घटा लेंगे। यानी कि 3 अधिक ये है तो अधिक में से कम को घटा लेंगे। तो लॉस इनका कितना हो जाएगा 10, और 5 से भाग देंगे 2 और 2 तिया 6 माइनस इसको 5 हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो -1/10 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और यहाँ पे y है तो y लिख लेंगे बराबर। अब आगे जो है 23 कितना है 23/10, और इसका पक्षांतर हम लोग करके उस तरफ ला रहे हैं, तो यानी कि हो जाएगा -13/5। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। हमने इन दोनों, ये दोनों सजाती हैं, तो इन दोनों को हम क्या किए हैं, यहाँ पे जोड़ने का काम किए हैं। तो एक प्लस एक माइनस है तो अधिक का चिन्ह लगाएं, क्योंकि अधिक 3/5 है, अधिक का चिन्ह लगाएं और अधिक में से कम को घटा लिए हैं। तो यहाँ पे 3/5 अधिक है और 1/2 क्या है, कम है, तो अधिक में से कम को घटा लिए, तो अधिक का चिन्ह लगाकर जब इसको घटाएं तो कितना आता है 1/10 आता है। तो 1/10 y हमने लिख लिया, और ये 13/5 को उस पक्ष में हम लोग पक्षांतर भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे y बराबर, अब इनका पक्षांतर इधर करेंगे, तो अभी इनका पक्षांतर नहीं करते हैं, अभी जो है इनका पहले घटाना कर लें। तो इनका लॉस हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 23 माइनस 26। तो इस तरह से 23 माइनस 26 जो है आता है। अब यहाँ पे y बराबर, अब पक्षांतर करेंगे तो ये 23 यानी कि -3 हो जाएगा 10, और ये जब इधर आएगा तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, गुणा हो जाएगा और पलट के गुणा हो जाएगा। तो 10 ऊपर आ जाएगा, -10/1 हो जाएगा। ऐसे कभी भी जब हम इसको ऐसे लाएंगे ना यहाँ पे, तो ये आएगा, इसका भाग होगा तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे ना, इसका भाग है तो इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा 1 का गुणा है तो 1 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो y का मान आपका निकल कर आता है माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया 3। तो इस तरह से y का मान हम लोग 3 निकाल दिए हैं। अब जो है y का मान जब 3 आ गया तो इस समीकरण में क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में हम लोग y का मान रखेंगे तो समीकरण दूसरा जो है मान निकल कर आ जाएगा x का। तो लिख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो जब y का मान रखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 कितना है 2x धन 0.3, और y का मान क्या है 3, ऐसे रख लेंगे। और उसके बाद बराबर क्या है 1.3। तो यहाँ पे 0.2x जैसे वैसे रहने दीजिए, बराबर 1.3 है। इनका गुणा करके हम उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो इनका गुणा हो जाएगा तो 3 तरीके 9, तो 0.9 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 0.9 है तो इधर हो जाएगा -0.9। चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यक्स बराबर हो जाएगा
1.3 से 0.9 को काफ़ी बच्चे तो इसको घटा ही नहीं पाते हैं। तो 1.3 से हमें घटाना है किसको, 0.9 को, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और घटाएंगे तो यहाँ से ले लेगा 13, यानी कि 3 एक हाथ से लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.0 यहाँ पे बचा तो 0 में से गया 0, तो यानी कि आंसर क्या आ रहा है 0.4। अब यहाँ से 0.4 आया लेकिन ये 0.2 इसके नीचे आ जाएगा तो 0.2, तो यक्स बराबर एक अंक दशमलव है तो दशमलव अंश और हर से डायरेक्ट हट जाएगा, 4/2 हो जाएगा और यक्स का मान यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं यक्स का मान 2 हो गया और वाई का मान कितना हुआ 3। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। यहाँ पे लिख देंगे अतः एक्स बराबर हो गया 2 और वाई बराबर हो गया 3, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है बट इतना अगर आप 10 में पढ़ते हैं तो ये आपको इतना गणित आना चाहिए। तो इस तरह से हमने प्रयास किया है कि आपको आसान बनाकर जो है सवाल को समझाएं। दशमलव से हमने उसको भिन्न में बदल दिया ताकि आपका कैलकुलेशन जो है आसान हो जाए। फिर उसके बाद से यहाँ पे हम भिन्न में नहीं बदले हैं, यहाँ पे हम आपको कैलकुलेशन जो है दशमलव में करके दिखलाए हैं। तो जो अच्छे बच्चे होंगे वो समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, क्योंकि एक ही प्रश्न में काफ़ी चीज़ें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। तो 5 में करड़ी वाला दिया है, करड़ी वाली चीज़ों मतलब जो दिक्कतें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो इसे हम मिटाने का प्रयास करेंगे। तो अब हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही प्रक्रिया। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 से हम समीकरण 1 से क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर कैसे होगा, इनको इधर लेकर आएंगे तो करड़ी में 2 यक्स है और इधर जब ये आएगा इधर तो माइनस करड़ी में 3 वाई हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा करड़ी में 3 वाई बटे पूरे का बटा क्या हो जाएगा करड़ी में 2। तो इस तरह से x का मान जो है निकल कर आता है -3 करड़ी में 3 वाई बटे करड़ी में 2। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में, आपको पता है कि 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। ये आप प्रोसेस मत भूलिएगा, क्योंकि नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x बराबर माइनस करड़ी में 3 वाई बटे 2 रखने पर तो इसको रखा जाए। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 है करड़ी में 3 और यहाँ पे यक्स का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का मान हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 वाई बटे हो जाएगा 2, ठीक, और माइनस करड़ी में 8 वाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देखिए इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 3 का गुणा 3 हो जाएगा और वाई बटे कितना हो जाएगा 2, फिर माइनस करड़ी में 8 वाई बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका हम लोग जो है लॉसल लेकर और उधर उसके तरफ जो है पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में, तब y का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ पे पूरे का बटा कितना है 1 है, तो यहाँ पे इनका लॉसल लिया जाएगा, लॉसल हो जाएगा 2 से 2 को भाग देंगे -3 y, फिर यहाँ पे -1 से 2 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2 करड़ी में 8 y बराबर 0। 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 से गुणा हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे तो इनका जो जोड़ होगा y हम कॉमन ले लेते हैं, तो y कॉमन ले लेते हैं तो करड़ी में आ जाएगा -3 कोष्टक में, फिर -2 करड़ी में 8 बराबर हो जाएगा 0/2। बात आप समझ पा रहे होंगे, सॉरी 0/2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 का भाग है तो इधर क्या होगा 2 का गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने y को कॉमन ले लिया। अब y का मान निकालना है तो इनका क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 0 गुणे, यानी कि 0 से जब 2 में गुणा होगा तो वो तो 0 हो जाएगा और 0 का पूरा का बटा क्या हो जाएगा कोष्टक में -3 -2 करड़ी में 8। तो आपको पता है 0 में किसी भी राशि से हम भाग दें तो वो क्या बन जाएगा 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि y का मान क्या आ गया 0। तो y का मान जो है 0 निकल कर आता है। अब इसी y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जब y का मान रखेंगे तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 है, देखिए कड़ी में 2 यक्स धन कड़ी में 3 और y का मान क्या है 0 बराबर 0।
तो जैसे ही y का मान 0 रखें और करड़ी में 3 बाहर है तो करड़ी में 3 का 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा करड़ी में 2x बराबर क्या हो जाएगा 0। बात आप समझ पा रहे होंगे। ये तो 0 बन गया तो उसको छोड़ देंगे। अब करड़ी में 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 0 बटे करड़ी में 2। तो ये अभी 0 में जब भाग होगा तो x का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पे x और y दोनों का मान क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नहीं लिखेंगे। अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। यही हमारा क्या रहेगा उत्तर हमारा रहेगा, आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो अगले प्रश्न यानी कि लास्ट वाला हमारा पहले प्रश्न का लास्ट है नंबर 6। इस समीकरण युग्म को देखेंगे तो इस समीकरण युग्म में आपका दिया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले दोनों पक्षों का हम क्या करें, यानी कि दोनों समीकरण युग्म का क्या दिया भिन्न। तो भिन्न को अगर हम विलुप्त कर लें तो सवाल हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इनका हर क्या हो जाएगा 6। तो 6 से अगर दोनों पक्षों में हम गुणा कर दें तो हमें जो है यानी कि भिन्न से हम छुटकारा हमें मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए 6 से गुणा करेंगे तो 6 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 6 को 2 काट देगा कितने बार में 3 बार में। तो ये हो जाएगा 3 तरीके 9x फिर माइनस इसमें 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से गुणा करेंगे तो 3 क्या करेगा 6 को काटेगा 2 बार में तो 2 पचे 10y हो जाएगा और बराबर माइनस 2 में 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूना 12। तो इस तरह से ये जो समीकरण का रूप बनकर आएगा ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। हालांकि इसी का ये समीकरण का रूप है लेकिन जो है ये भिन्न के रूप में है और यहाँ पे भिन्न हमने क्या किया हटा दिया। तो भिन्न हटाने का सबसे आसान तरीका है, लिखेंगे पुनः जो है दूसरा समीकरण हम लेंगे। दूसरा समीकरण है y बटे 3 धन x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर हो जाएगा 13 बटे 6। तो यहाँ पर देखेंगे 3 2 6 यानी कि हर 3 है 2 है 6 है। इन दोनों पक्षों में सबका हर जो है सभी हरों का क्या करेंगे लौसा निकालेंगे। तो लौसा आप समझ पा रहे हैं कि 6 आएगा और 6 से क्या करेंगे दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। तो जैसे ही 6 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो 6 को 3 काट देगा 2 बार में, 2 का गुणा x में हो जाएगा 2x धन 6 को 2 काटेगा 3 बार में, 3 का गुणा y में हो जाएगा तो 3y बराबर 6 को 6 काट देगा 1 बार में, 1 का गुणा 13 में होगा तो 13। तो इस तरह से हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं समीकरण का रूप बदलने से कितना आसान हो गया। अब यहाँ से जो है हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, इनको पहले इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो पक्षांतर करेंगे तो 9x बराबर ये माइनस है तो इधर आएगा धन हो जाएगा तो यानी कि 10y माइनस 12 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 10y माइनस 12 और पूरे का बटा नीचे कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से हमारा x का जो मान है इस रूप में निकल कर आता है। अब इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 10y माइनस 12 बटे 9 रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 कहाँ पर है, ये है। तो 2 के जहाँ पे 2 रखेंगे और x के यहाँ पे क्या रखेंगे 10y माइनस 12 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा 9। इस तरह से इनका प्रतिस्थापन हो गया x का मान और धन 3y बराबर हो जाएगा 13। तो इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 दहा में 20y और माइनस 24 बटे कितना हो जाएगा 9 और धन यहाँ पर हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 13। तो क्या किया जाए, इनका जो है पक्षांतर करें यानी कि ये जो है 24 बटे 9। तो इसको जो है हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 20y बटे क्या हो जाएगा 9 और माइनस 24 बटे कितना हो जाएगा 9 और धन 3y बटे 1 बराबर 13 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखेंगे आप 24 बटे 9 जो है ये अंक है और 20 बटे y 9 और 3y बटे 1 ये दोनों क्या हैं चर वाले पद हैं। तो चर वाले पद को एक पास जोड़ लेंगे। तो जब इनको हम लोग जोड़ेंगे 20y धन 3y को जोड़ेंगे 20y कितना 20y बटे 9 है ना, हाँ 20y बटे 9 और धन 3y बटे 1 है। तो इनका लॉसा लिया जाएगा 9 से 9 को भाग देंगे 1 और ऊपर हो जाएगा 20y धन 1 से भाग देंगे 9 को 9 3 27y। तो ये जुड़ के कितने हो जाएंगे 47y। यहाँ पे हम करेंगे इनको, इन दोनों पदों को जब हम जोड़े हैं तो यहाँ पे जुड़ के कितना आ रहा है 47y 47 बटे 9 हो जाएगा 47 बटे 9 और यहाँ पे हो जाएगा y और बराबर 13।
इनका पक्षांतर हम लोग इधर कर लेंगे, माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये कट जाएगा यहाँ पे 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 8 24 यानी कि 8/3 हो जाएगा, 8/3। तो y बराबर अभी इनका जो है अभी पक्षांतर नहीं करेंगे, पहले इनका देखते हैं। तो 13 या 39 में अगर 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 बटे कितना हो जाएगा 3। समझ पा रहे होंगे। इसका भी जो है हमने योग कर लिया, तो यानी पहले 3 का गुणा 13 में किए, तो कि फास्ट यानी कि तरीका यही है कि इसका गुणा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है तो इसको क्या कीजिए उसमें से घटा दीजिए, प्लस है तो जोड़ लीजिए। तो 3 का गुणा 13 में हुआ तो 13 या 39 और धन 8 कितना हो जाएगा 47। तो 47 बटे कितना हो जाएगा, हर 3 है तो 47/3 हो गया। अब यहाँ पे y बराबर हो जाएगा, यहाँ पे पहले से 47/3 है, इनका पक्षांतर करेंगे तो 9 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और 47 ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 47 से 47 कट गया, 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, तो y का मान क्या निकल कर आता है 3। तो इस तरह से हम लोग y का मान प्राप्त कर चुके हैं। अब y का मान जब प्राप्त कर लिए हैं तो किसी भी एक समीकरण में हम लोग y का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में, यह है ना 1, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या है 9x माइनस 10 गुणे y का मान क्या रखना है 3 बराबर -12। यही है, आप देख पा रहे हैं समीकरण नंबर 1 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर -12, तो यहाँ पे 10 या 30, तो -30 है इधर ले जाएंगे तो धन 30 हो जाएगा, धन 30। तो x बराबर यहाँ पर घट कर आएगा आपका 18, और ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो 9 से कट जाएगा 1 बार में, 2 बार में, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 2। तो इस तरह से x का मान 2 और y का मान 3। तो इसका भी हम लोग हल प्राप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण छठा यानी कि समीकरण युग्म छठे को भी हम लोग आसानी से हल कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये पहला प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगले प्रश्न के लिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2, जैसा कि लिखा है 2x - 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो पहले आपका 2 समीकरण युग्म दिया है, इन 2 समीकरण युग्म को आप हल करके x और y का मान प्राप्त कर लें, जैसा कि अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो x और y का मान जब प्राप्त हो जाएगा तो ये जो दिया है ना y बराबर mx धन 3 में y और x के मान को प्रतिस्थापित कर देंगे तो m बच जाएगा। तो m का मान जो है हम लोग यानी कि पक्षांतर करके m का मान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में टोटल यही प्रोसेस हमें करना है। तो इनका हल हम लोग देखते हैं, वही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जो है, हालांकि इस प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि ही करने का नियम है, लेकिन हम आपको जो है नोट्स नहीं बनवा रहे हैं। आपका नोट्स बनवाने के उद्देश्य से तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं, यानी क्लास में, यानी कि आपका क्लास नहीं चल रहा है। यहाँ पे आपको नोट्स को ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पे आपको परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। तो परीक्षा में अधिकतर बच्चे जो है विलोपन विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग देख चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग विलोपन विधि करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि भी हम लोग सीख लें, क्योंकि अगले प्रश्नावली में हमें विलोपन विधि यानी कि करना है। तो समीकरण युग्म को लिखेंगे 2x - 3y बराबर 11, ये पहला समीकरण हो गया, लिख देंगे समीकरण नंबर 1। 2x - 4y बराबर हो जाएगा -24, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरणों युग्म को 1 और 2 को आप ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई ऐसा चर है जो बराबर हो, चर वाला पद बराबर हो, तो आप कहेंगे कि यस सर ये बराबर है, यानी कि 2x और 2x ये दोनों पद क्या है बराबर है। तो बराबर है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों पदों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बराबर दिया, तो यहाँ पे विलोपन विधि हमारा आसान है। तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों को क्या करने पे, घटाने पर, लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। अच्छा क्यों घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे बराबर है तो हमें जो बराबर होता है उसे हमें क्या करना है, विलुप्त करना है। तो विलुप्त कब होगा,
इनको जोड़ेंगे तो ये विलुप्त नहीं होंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा माइनस, तो कट के क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने जोड़ने पर नहीं घटाने पर। तो एक बार मैं बता देना चाहता हूँ, जब चिन्ह समान होती है, चिन्ह समान हो तो यानी कि घटाने पर, और चिन्ह विपरीत हो तब जोड़ने का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 लिख चुके हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो देखिए 2x - 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर क्या है -24। अब इनका घटाना करेंगे तो आपको पता है कि बीजगणित में घटाते समय नीचे के चिन्ह को बदल देते हैं। तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब जो चिन्ह बदले हैं, नया चिन्ह, इसी की मान्यता रहेगी, ऊपर वाला यानी कि इस चिन्ह की मान्यता खत्म हो गई। अब यानी कि धनात्मक हो गया, यह भी धनात्मक, और ये क्या हो गया, ऋणात्मक। तो इस तरह से देख रहे हैं, ये ऋण है और ये धन है, तो ये दोनों बराबर है, एक ऋण है एक धन है, तो क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे ये धन 4 है और यहाँ पे -3 है, तो अधिक का चिन्ह लगेगा, अधिक में से कम घट जाएगा, तो 4 में से 3 जाएगा 1, एक यहाँ पे धन 1 है तो लिखेंगे नहीं, बस y उतार लेंगे, 1 y तो यहाँ पे मतलब छिपा ही है 1, और बराबर यहाँ पे आप देख रहे हैं धन 11 और धन 24, ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो आप देख पा रहे हैं y का मान क्या आ गया 35। अब जैसे y का मान निकला है तो समीकरण नंबर 1 या 2 में किसी भी समीकरण में y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो आप रखिए, तो y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 आपका ये है 2x - 3 और y का मान कितना है 35 बराबर क्या हो जाएगा 11। तो 2x माइनस गुणा कर लेंगे, 3 × 15 के 5 हासिल 1, 3 × 9 1 10, 105 हो गया, और बराबर यहाँ पे क्या है 11। तो यहाँ पे 2x बराबर 11 है, 105 को इधर लेकर आएंगे तो धन क्या हो जाएगा 105, तो हो जाएगा 2x बराबर, इनका योग करें 5 और 1 कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 0 और 1 कितना हो जाएगा 6 1 यानी कि 116 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 116/2, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 10 2 × 16 यानी कि x का मान क्या आ गया 58। तो y का मान 35 और x का मान क्या है 58। इस तरह से हमने सब विलोपन विधि से इसको हमने हल किया है, दोनों समीकरण युग्म को किस हल से किया है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आप देखे भी होंगे, कभी आपको समझ में भी आता है आसानी से। तो इस तरह से हम लोग x और y का मान प्राप्त कर चुके हैं। अब यहाँ से हमें m का मान प्राप्त करना है, जिसके लिए समीकरण दिया है, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः y बराबर mx-3, ये जो है समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अतः नहीं लिखेंगे, लिख देंगे अब y बराबर mx-3 दिया है, तो इस समीकरण में लिख देंगे उपरोक्त समीकरण में x और y के मान रखने पर, x और y के मान रखने पर, तो y का मान आप देख रहे हैं, y का मान कितना निकल कर आया 35, तो यहाँ पर रख देंगे 35 बराबर m के जगह पे m रहेगा, x का मान कितना रहेगा आपका, कोष्टक में x का मान कितना है 58, और धन कितना है 3। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो 3 का सबसे पहले हम लोग पक्षांतर करेंगे, तो 3 को अगर इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर है 35 और 3 आएगा तो हो जाएगा -3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 58m, क्योंकि इन दोनों का गुणा को तो 58m हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 बराबर 58m। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे 35 में से 3 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 32। अब m का मान निकालेंगे तो m बराबर हो जाएगा 58 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम 32 बटे हो जाएगा 58। तो m इज इक्वल टू, अब इसे हम क्या करेंगे सिंपलेस्ट कर लेंगे, तो देख रहे हैं किससे कट सकता है, 4 से 2 से कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, यानी कि 16 दूनी 32 बटे 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 9 16/29। ये जो है m का मान निकल कर आता है 16/29। तो प्रश्न में यही हमें बताना था, m का मान ज्ञात करना था। तो m का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, 16/29 क्या है m का मान है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इबारती वाला प्रश्न है। बाकी के प्रश्न जो है हम लोग अगले भाग में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका करीब करीब 1 घंटा कंप्लीट होने को है और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से जो इबारती वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अगले भाग में करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्नावली को भी 2 भाग बना दिए,
अगला प्रश्नावली भी 2 भाग रहेगा। काफ़ी लंबा वीडियो आप एक बार में नहीं देख पाएंगे, इस वजह से हम लोग भाग भाग में कर इस वीडियो को हम लोग पढ़ लेंगे। तो उम्मीद किया जा सकता है कि आज का जो ये सेक्शन था आपके लिए अच्छा रहे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन आप आसानी से समझ में आएगा कब, जब आप समझने का प्रयास करेंगे तब। तो आप अच्छे से स्टडी करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि एक दिन जब रिज़ल्ट आउट होता है ना तो वो दिन बहुत भारी रहता है। एग्ज़ाम देने के बाद सारा टाइम आप सोचते रहते हैं कि काश हम पढ़ लिए होते। तो ये सब ना हो, इसके वजह से आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कीजिए। इन सब चीज़ों को आप धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत लाभ मिलेगा आपको परीक्षा के लिए। परीक्षा में आप परीक्षा हॉल में जब आप बैठेंगे ना तो सारे प्रश्न जब आएंगे तो आपको जो अंदर से प्रसन्नता आएगी और जो आपका स्पीड बढ़ेगा वो देखने के लायक होगा, और उस दिन आपको समझ में आएगा कि इसकी महत्व क्या है। तो आप मज़े से पढ़ाई करिए, आराम से पढ़ाई करिए। तो ये हम लोग का सेक्शन आज तक यहीं पे रहता है। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका स्टडी अच्छा चलता रहे।